नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोर। इस प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के एक नामवर ट्रेनर, राइटर और ट्रेनर जो कि इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके हैं और उनकी ज़िंदगी और उनकी बातें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल रही हैं। आज प्रोग्राम बातों बातों में हम उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें जानेंगे और ख़ास तौर पर वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया, उनकी ज़िंदगी को बदला और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज मेरे साथ प्रोग्राम बातों बातों में जनाब अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है और मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके साथ ये गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी के उम्र को आपके साथ शेयर करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपकी मसरूफियात के बावजूद आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी की कहानी जानना चाहूँगा, कैसे आपकी इस ट्रेनिंग की तरफ और सहाफ़त की तरफ, तरबियत की तरफ और लोगों की रहनुमाई की तरफ इसका आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा, इसका आगाज़ कभी भी कोई प्लानिंग से नहीं होता। सही। ये ज़िंदगी की रेसिपी ऐसी होती है कि रब ने आपको जहाँ पहुँचाना होता बिलाखिर चीज़ें नैरो डाउन होकर वहाँ पहुँच जाती हैं। सही। और एंड ऑफ द डे आप फिर सोचते हैं कि आप बने इसलिए हैं और उसी काम को आपको मज़ा आता है, उसी में आपका रिस्क होता है, उसी में आपकी खुशी होती है, उसी में आपकी इज्जत होती है। सही। तो एक पूरा पैकेज उससे जुड़ता है। जब जब लोग अपने कामों को बदलते रहते हैं तो इनफैक्ट उनकी रूह उसी की तलाश में होती है कि वो उसमें है कि नहीं। अभी लाइक मैं लिखता हूँ तो मेरी ओरिएंटेशन उसकी ट्रेनिंग में हूँ, काउंसलिंग में हूँ, मेंटोरिंग में हूँ। तो इनफैक्ट जिस बात को मेरी रूह ने समझा कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, पर लाजिम ये है कि ये नसीहतें ना हों। नसीहत हमको हजम नहीं होती और जब आप अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करते तो इनफैक्ट आपको हक भी नहीं पहुंचता कि दूसरों को बेवजह तंग करें। तो अगर आप अपने घर में उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई वैल्यूज़ हों, थॉट्स हों, बिलीव्स हों, बेसिकली ये किताबी चीज़ें नहीं हैं। ये तो निगलने की, खाने की चीज़ें हैं। लुकमा कर करके इनको खा जाना चाहिए। तो जब आप इसको करते हैं तो इसमें वक्त लगता है, यानी ऐसा कभी नहीं होता। लाइक मैंने देखा है कि ज़िंदगी में अगर आप सिंसेरिटी के साथ और लगन के साथ और सीखते रहते हैं तो 10 से 12 साल लगते हैं, आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपको चलना चाहिए, जाना चाहिए। मैंने करियर का आगाज़ तकरीबन 90 में हुआ था। तब मेरी तनख्वाह 3000 थी और मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में सेकेंड हैंड पढ़ाने लग जाता हूँ, तो वहाँ से भी तकरीबन इतनी ऑफ़र हुई। तो आई डोंट नो क्यों मेरे दिल में ख्याल है कि नहीं, ये इट्स नॉट इनफ, मुझे अपने आप को ग्रो करना चाहिए ताकि मैं एक दिन में, फिर धीरे धीरे एक वक्त आया जब मैंने सोचा मुझे 1 घंटे में इतना लेना चाहिए। और ये ख्याल आपको एकदम से नहीं आता वक्त के साथ। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था शुरू में कभी यकदम मेरे पास करोला आ जाए या यकदम मेरे पास होंडा सिविक आ जाए। तो जैसे मैं बाइक से कावासाकी पे गया, कावासाकी से फिर मेहरान पे गए, मेहरान पे फिर आप स्विफ्ट पे जाते हैं, तो एक तदरीज है। यानी उस जमाने में जो चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि यार सिविक मेरे पास कुछ अर्सा रही तो इसमें तो 200 रुपये का रोज़ पेट्रोल लगता है। अच्छा, उस वक्त नहीं अफोर्ड किया जा सकता था। फिर अब आपको धीरे धीरे उस मुकाम पे पहुंचाता है जहां आप इन चीज़ों से वो माली आसानी, आसूदगी आपको मिल जाती है, लेकिन यू नीड टू प्रूव कि अब आप उस आसूदा लेवल पे जाने के लिए जो आपको इल्म चाहिए, जो फहम चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो हुनर चाहिए, तो जब वो करते हैं। अच्छा, एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी, आप अच्छे राइटर नहीं हैं, आप अच्छे ट्रेनर भी नहीं हैं अगर इस बात को लोग नहीं मानते। किताब आपने लिखनी है, पढ़नी लोगों ने है। अगर आप लोग आपकी किताब नहीं पढ़ते और आप बैठे इस बात पे रोते रहते हैं कि यार एडिशन छपा था और निकला नहीं। तो अभी जब मेरे पब्लिशर ने मुझे पिछले साल बताया कि माशाल्लाह आपकी किताबें 2,60,000 फरोख्त हो चुकी, तो ये उसका है डिटेल रॉयल्टी के लिए। तो उसके साथ उसने कहा सर वो जो 5 लाख अलग छपी थी कश्मीर के लिए वो इसमें शामिल नहीं है। तो माशाल्लाह 7 लाख घरों में आपकी किताब पहुंचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपकी डिक्शन को पसंद किया, उस टोन को पसंद किया जो उन तक पहुंचती थी। ऐसे में एडिटर बना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 3 बड़े मैगजीन का मुझे
एडिट करने का मौका मिला, फूल का, नौबत का था, कॉमी डाइजेस्ट शामी साहब का था, उर्दू डाइजेस्ट पाकिस्तान का रीडर्स डाइजेस्ट है, और तीनों जगह अगर मुझे लोग रेट एक सक्सेसफुल और क्रिएटिव एडिटर के तौर पे करते हैं तो मेरी खुशबख्ती है। लेकिन उन दिनों में मैंने ये सीखा था कि जो बाकी एडिटर करते हैं मैं वो नहीं करता था। बाकी एडिटर नौकरी करते थे, और हमारे एक दोस्त हैं आजकल, पहले वो एक्सप्रेस में थे, अब न्यू टीवी में हैं, प्रोड्यूसर है वहाँ, वो कहते होते थे तुम जब कहीं जॉब करते हो तो जॉब नहीं करते, तुम मालिक को अपना मुलाजिम रख लेते हो। अच्छा। जो काम उसको करना होता तुम वो करने लग जाते हो। यानी जब आप ओनरशिप लेंगे तो यू ऑट टू बी मोर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। एवरी टाइम यू आर थिंकिंग मुझे आई हैव टू डू दिस, मुझे इसको क्रॉस करना है, आप पे कोई चेक नहीं होता, पर आप अपने तौर पे इतने जिंदा होते हो, मुश्किल आप उसको सीखते रहते हो। मुझे याद है जब मैंने नुआइवक्त छोड़ा तो 13 साल का अरसा था। मैं आमतौर पर 10 साल का प्लान करके चलता हूँ, तो 10 साल मैंने प्लान किया था, 3 साल एक्स्ट्रा मुझे वहाँ लगाने पड़े। यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की तो मैंने 10 साल का प्लान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद में दूसरे शोबे में स्विच कर गया था, लेकिन उससे रिलेटेड थे। यानी यूनिवर्सिटी भी पढ़ानी थी लेकिन वो बड़े बच्चों को थी। अच्छा, इसी तौर पे जब आप लिखने में आते हैं, क्लैरिटी आपके अंदर चाहिए होती है कि आपको बाकी लोगों से 1 स्टेप अहेड होना चाहिए। लाइक मेरा मजे की बात बताऊं कि टारगेट होता था कि जब मैं किसी जगह जॉब छोड़ूं तो उस अदारे वाले मुझे याद करके बाद में रोएं, उनसे हो गए काम नहीं पूरा होता। यानी 3 बंदों का काम कर रहा था, 4 का कर रहा, जहां जहां मैं रहा हाईली पेड रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऐद के लोगों से बेहतर मैं पैसे लेता रहा, लेकिन ये कि काम मैं उनसे कहीं ज्यादा करके देता था, जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी। ऑफ कोर्स उनको भी होती है, ये दोनों म्यूचुअल होता है। ये नहीं होता कि वो आपको बेनिफिट दें तो आप सिर्फ अपना बेनिफिट देखें। मेरे जाने का वक्त होता था, आने का वक्त कभी भी नहीं होता था। समटाइम अपने मेज पे सो जाता था। यानी लोग 8 घंटे के बाद तो घड़ियां देखना शुरू कर देते हैं, तो मेरे लिए 10-12 घंटे तो इशू कोई नहीं होता था। जिंदगी आप देते हो, वक्त देते हो तो काम फिर बोलता है, अदरवाइज काम नहीं बोलता। सही सर, जैसे आपने ये बताया कि ये पहचान होती है, तो आपको कब अंदाजा हुआ था कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं? क्योंकि मैंने देखा और आप इस चीज़ को लोगों के इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, कि लोगों को ज़िंदगी गुजार देते हैं, पता नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है, या किस काम में किस चीज़ के लिए वो बने हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कब आइडिया हुआ, और लोग क्या गलती करते हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मेरी ये वैल्यूज़ हैं, या मुझे इस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है? मैं फर्स्ट ईयर में बहावलपुर एससी कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। बहुत शानदार कॉलेज था, 150 साल उसकी उम्र है। तो लिखने पढ़ने का मुझे बहुत शौक था पहले से। बचपन में 8-9 मैगजीन मेरे वाले साहब घर ला के देते थे। हमारे घर में अखबारें आती थी, सबरंग आता था। आप सोचें जो बंदा सबरंग पढ़ता हो तो टेस्ट आपका बन जाता। आप घटिया चीज़ नहीं पढ़ सकते। बच्चों को सारे साले पढ़ता था, तो उसके नतीजे में आपका एक वोकेबलरी स्टैब्लिश होती है आपके मन में। फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने अफसाने लिखने शुरू किए जो छपने लगे। तो मैं कॉलेज में इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। मैं इस्लामी जमीयतुल्लाह को मैंने ज्वाइन किया। इनमें से जो मुझे लड़के मिले वो इतने शानदार थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। सो मुझे वो दोस्ती जो उनकी मिली उसने चीज़ों को आपको सपोर्ट किया। वही मैंने तय किया कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना। मैं आई वन द इलेक्शन, आई वाज द सेक्रेटरी, और आम पब्लिक के वोट लेके बंदा मुंतखब होता है। लेकिन मुझे उसी साल अंदाजा हो गया कि मैं लोगों के लिए लूर लूर नहीं फिर सकता। यानी उनकी दरखास्तें लेने के प्रिंसिपल के पास, टीचरों के पास, ये काम कर दें, ये मेरी ओरिएंटेशन नहीं है। मैं अपनी मर्जी से दुनिया फतह कर दूं, पर मुझे कोई उंगली पकड़ के कहे कि ये करो और मुझे करवा के दो, मैं नहीं कर सकता। मेरी मर्जी से मेरे घर पे मेहमान आ जाए, आई एम हैप्पी। अचानक बिना पूछे बिना मर्जी किया है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा, अब तो चूंकि प्रोफेशनल लाइफ में मुमकिन भी नहीं होता कि कोई अचानक नाज़िल हो जाए, लेकिन ये कि ये वक्त के साथ सीखा। फिर मैं नुआइवक्त में आया तो मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुंतखब हो गया हुआ था। बट आई लेफ्ट। मुझे लगा सारी उम्र एक वाइस चांसलर की खिदमत करूंगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी प्रेस रिलीजेज उसकी भी शुरू करनी है ना। तो एंड ऑफ द डे मैं कहाँ हूँगा, एक क्लरिकल पुर्जा। तो मैं इसलिए तो मैंने डिग्री नहीं की, पाकिस्तान की सबसे अच्छी डिग्री, इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री। मैं यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन पे था ग्रेजुएशन में, तो मेरिट पे आपका दाखिला हुआ हो। तो जब मैं नुआइवक्त में प्रेफर किया, अब सब लोग आम बच्चों के रिसाले छापते हैं, पहले से छप रहे थे, कुछ नया तो नहीं था।
اور پہلے سال ہمارے بارے میں کہا گیا اس نے دل جیتے، دوسرے سال ایوارڈ جیتے. ہمارے جاپان تک کا ایوارڈ دیا، یونیسیف کے تینوں بیسٹ ایڈیٹر کے، بیسٹ میگزین کے ایوارڈ لیے. لیکن دین آئی تھاٹ اٹس ناٹ انف. جو پڑھنے والے 25-30 ہزار ہیں تو مجھے ان کی زندگی میں جانا چاہیے. سو ہم نے پورے ملک میں تقریباً 60 شہروں میں پھول کلب بنائے. اور نارملی میں خود وزٹ کرتا تھا. پھر ہم نے 100 شہروں میں پھول کہانی گھر بنائے. پھول کہانی گھر میں خوبی یہ تھی کہ اس میں اسپیچ کوئی نہیں کر سکتا تھا. نانے اور نانی کو، دادے اور دادی کو چیف گیسٹ بنایا جاتا تھا تاکہ زندگی کی جو لرننگ ہے وہ کہانی کی صورت میں ہم کو سنائے. تو ظاہر ہے پوری ایک آپ کی جو تاریخ ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. سال میں ایوریج 60 سے 70 ہزار بچوں سے بات کرتا تھا. اچھا یہ تو آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. ایڈیٹر تو یہ نہیں کرتا. ایڈیٹر آتا کام پہ، اس نے خبریں دیکھی، میگزین دیکھا، اچھا اپنے چلا گیا، جا کے سو گیا. آپ لوگوں کے ساتھ تو انٹریکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. پھر ہم نے ایڈیٹری ایک دن کی شروع کی. پورے ملک سے لوگ اپلیکیشن دیتے، ان کو بلاتے، وہ سارا دن میرے ساتھ گزارتے، ڈاک کھولتے، اور جو ہم کر رہے ہوتے ہمیں اسسٹ کرتے. جاتے ہم ان کو بکس دیتے، کھانا کھلاتے. سرپرائز فون میں کرتا تھا پورے ملک میں کسی کے بھی گھر جو ہمارے ممبر بنے ہوئے ہوتے تھے. ہم زاویہ کرتے تھے اشفاق صاحب کا پی سی میں. پیرنٹس کونسل ہماری تھی جہاں 100 والدین کو لے کے کلر کہا جاتے، ان کی 3 دن کی ٹریننگ کرتے. گرلز کلب الگ تھے، بوائز کلب الگ تھے. جو تھا چیریٹی کا کام وہ بچیاں الگ کرتی تھیں. اور اتنے سال پیسے جمع کرتے، کپڑے جمع کرتے. تب کشمیر سے امبور کیمپ میں لوگ آتے تھے، مقبوضہ کشمیر سے، ان کی مدد کو جاتے. تھر میں جب قحط پڑا تھا ہمارے بچے وہاں سے ہم آئے تھر میں 3 دن کے لیے. تو جہاں ان سب بچیوں کی اور بچوں کی اورینٹیشن ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سارے بچے اس وقت اپنے اپنے شعبوں میں ٹاپ پہ ہیں. فائز سیال صاحب ہمارے بڑے مشہور اس زمانے میں پاکستان کا پہلے ٹرینر وہ آئے تھے. انگریزی بولتے ہوتے تھے، مجھے ان کی انگریزی اچھی لگتی تھی کیونکہ دیسی پلس امریکی کا وہ ٹچ ہوتا تھا اور سمجھ آتی تھی. تو ان کے ساتھ ہم پورا 1.5 سال میری ٹیم کی وہ ٹریننگ کرنے کی تشریف لاتے تھے ہر مہینے. اور پورے ملک سے ہم لوگوں کو چنتے تھے، 15 سے 20 لوگوں کو ایک ایک شہر سے. ان کی زندگی میں کبھی کوئی یہ کنٹریبیوشن کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ ان کے والدین، نہ ان کے تعلیمی ادارے، نہ کوئی اور. اتنے بڑے مطلب ہم لوگوں کو اب پتہ چلا نا کہ ٹرینر کو چیز ہوتی ہے اور ٹرینر کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو ہم اس زمانے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. پاکستان کے قریباً ہر بڑے آدمی سے ان کو ملواتے تھے. اور اس بندے کے جانے کے بعد آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ اس کو کہاں ریٹ کیا. مجھے یاد ہے 90s کے لیٹ 90s میں حسن نثار صاحب کو بلایا. تو جب وہ چلے گئے تو سب نے کہا کہ سر دوبارہ نہیں ان کو بلانا. اب یہ سارے کالج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ تھے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو زنجیر کا ایڈیٹر رہا، مساوات میں رہا، رائٹر تھا. 1-2 کتابیں بڑی سافٹ کتابیں ہیں جو انہوں نے اپنی پرانی بیوی کو خط لکھے ہوئے تھے. تو میں تو اس کتاب کا فین تھا. وہ تھا، وہ سعودی عرب میں تھے. مالڈون کے درختوں کو سلام، ان کی سڑکوں کو سلام، رہا جیسے محبت میں ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو انہوں نے گفتگو کی وہ ان کی زندگی کا سٹائل تھا. ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. وہ زندگی میں ہر ایک سے مایوس ہے، اور جس کے آنکھوں میں یا زندگی میں تھوڑی سی بھی امید ہو تو وہ اس امید کو جب تک مار نہیں دیتے اٹھتے نہیں. یہ ان کی زندگی کا پیٹرن ہے. تو بسم اللہ، ان کا چوائس ہے. لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ سننے والوں کی ٹریننگ کر دیتے ہیں they have the ability to evaluate. یہ جو کہنے والا ہے اس کا بات ہے 10 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے، 1000 روپے کی ہے، 10,000 کی ہے. ایسے میں نے سب لوگوں کو اس بات پہ ٹرین کیا، یکسو کیا کہ کوئی بھی کتاب پڑھو تو ایوری رائٹر ہیز دا رائٹ کہ جو کچھ لکھنا چاہے وہ لکھے. لیکن ریڈر ہیز دا رائٹ کہ اس کو جج کرے کہ میں اس کو ٹو کروں یا نہ کروں. ہر رائٹر اگر گاربیج لکھ رہا ہے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اس گاربیج کو بھی میں فالو کروں؟ میں اس کو فالو کروں گا. کیا کرنا چاہیے جو آپ کی محبت کے قریب ہو، آپ کی سوچ کے قریب ہو، آپ کو زمین سے اٹھا کے تھوڑا آسمان پہ نہیں لے کے جاتا تو بیچ میں تو کہیں لے کے جائے. تو اگر وہ تحریر کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے اور آپ کے اندر میں ایک دفعہ کسی نے مجھ پہ تنقید کی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے موضوعات کی وجہ سے، تو آپ بہت بولڈ بولتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا مجھے ہم کو ایک طے کر لیتے ہیں ترازو، ایزی ہو جائے گا نا کہ میں اچھا بولتا ہوں یا برا بولتا ہوں. اگر تو میری بات سننے کے بعد
تمہارا دل مچلتا ہے کہ میں ابھی گناہ پہ نکل جاؤں اور کہیں زنا کروں اور کہیں میں جرم کروں, کہیں میں جھوٹ بولوں, کہیں میں چوری کروں, کہیں میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کو چیٹ کر کے رکھ دوں, تو بسم اللہ, پھر تم بالکل برحق ہو, میں غلط ہوں. اور اگر مجھے سننے کے بعد تمہارے دل کی کوئی تاریں ہلتی ہیں, تمہاری روح میں کہیں کوئی ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور تمہارا دل مچلتا ہے اپنے آپ کو اینالائز کرنے پہ کہ اختر عباس یار تیری یہ چیز امپروو ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے نو آئی ایم ناٹ رانگ. اور اب تم کو میری ڈکشن یا میرا سٹائل, ایون کسی کو میری ٹائی اگر پسند نہیں ہے تو یار تمہارا نہ پسند کرو, پر اگر یہ میری ٹائی تمہاری زندگی خراب کر رہی ہے پھر مجھے کہو. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نوائے بک میں جب جوائن کیا تو میں چونکہ ہمیشہ سوٹ پہنتا تھا, تو میرے اسٹاف کے سب لوگوں نے سوٹ پہننے شروع کیے. میں ٹائی لگاتا تھا, سب نے ٹائی لگانی شروع کی. اچھا, جیسے میں بولتا تھا سب نے بولنا شروع کیا. وہاں سے میں نے لرن کیا کہ جس سے آپ کی محبت ہو جائے آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں, آپ ایسا ڈھلنا چاہتے ہیں. یہ تو میں نے بعد میں سالوں میں 10-20 سال بعد جا کے پڑھا کہ if you are willing to become a CEO, think like a CEO, live like a CEO, read like a CEO. آپ اس میں جینے لگ جاتے ہیں. ہمارے بابا جی اشفاق صاحب, اللہ ان کی رحمت ان پہ کرے, ان کی قبر کو آسودہ کرے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ جس کو پسند کرو اس کو لقمہ لقمہ کر کے کھا جاؤ. اچھا, ہم ایک لقمہ لے کے تو بھاگ پڑتے ہیں کہ اب یہ لقمہ خود بناؤں گا. میں نہیں بن سکتے جب تک آپ اس پورے وجود کو, پوری تھاٹ کو. مجھے یاد ہے میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی, وہ اپنے گھر کی, اپنے والد کی, دادا کے زمانے کی کتابیں پھینک رہا تھا کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہیں. مجھے ان میں فراہی صاحب کی تفسیر فراہی ملی, مجھے اس میں الفخری ملی. اچھا, میرے تو کبھی فرشتے نہیں وہاں پہنچ سکتے تھے الفخری تک, کہ پوری تاریخ میں 700-800 سالوں کی تاریخ, اور وہ بے لاگ تاریخ ہے. اس کو پڑھ کے تو آپ کی آنکھیں رونے لگتی ہیں کہ ہماری تاریخ میں اتنا کچھ ظلم ہوتا رہا. وہ پڑھی تفسیر فراہی, ابھی میں نے تفسیر نہیں پڑھی ہوئی تھی, تو انہوں نے بسم اللہ کی تفسیر پہ 100 صفحے لگائے. سورہ بقرہ کی تفسیر پہ, مطلب پوری کتاب تھی, وہ مکمل نہیں کر سکے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ان کے شاگرد تھے, انہوں نے پھر تدبر القرآن لکھی. یعنی بڑا استاد ہو تو شاگرد بھی بڑا ہو جاتا ہے نا. مجھے بعد میں پھر سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو پڑھنے کا موقع ملا, تو میں ان کی اردو, ایسی شاندار اردو, کبھی اتنی سلیس اور رواں اور ایسی حسن والی اردو ہم نے پڑھی نہیں تھی. یعنی جیسے اردو مولا ہوتی ہے, انہوں نے قرآن کی تفسیر کی تفہیم القرآن کی صورت میں, تو وہ بالکل اردو مولا میں تھی. جیسے عربی کی ایک عظمت ہے, ایسے انہوں نے اردو کو عظمت عطا کی. بعد میں نے مارکس کو پڑھا, مارکس سے موسیٰ والی تک پڑھا, بے شمار لوگوں کو پڑھا. دین پھر میں نے نیرو ڈاؤن کیا کہ نہیں, اب مجھے یہ جو چیزوں کو ڈیویٹ کرنے والے کو نہیں, یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے, تو میں کنفیوژن نہیں چاہتا. پھر میں نے اپنی پوری تاریخ میں سے امام مالک کو لیا, امام ترمذی کو, جو جو مجھے ترتیب پر میں لیتا گیا, ان کو پڑھتا گیا. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ کے بیک آف مائنڈ پہ لیئرز بنتی ہیں, اور یہی آپ کو پھر اسٹرینتھ دیتی ہیں. میں نے زندگی میں جتنے بھی امریکی آتھر پڑھے, کووے سے لے کے اینتھنی رابنس تک, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, اب بھی کرتا ہوں, لیکن وہ ہمارا کپ آف ٹی نہیں ہے, وہ ہماری ڈکشنری نہیں ہے. اچھا, ہر ملک اور معاشرے کی جو کامیابی ہے وہ فرق ہوتی ہے. یہ کسی ایک جگہ دوسرے کی کامیابی کا پیٹرن نہیں لگایا جا سکتا. اسی طور پہ ہر ملک کی دانائی الگ ہوتی ہے, ہر ملک کی کامیابی کے معیار اور تصورات اور ایون اس کو جج کرنے کے پیمانے بھی الگ ہیں. ہر ملک کا جو علم ہے وہ بھی فرق ہوتا ہے. دوسروں کی چیزیں پڑھ کے آپ عالم نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اندر سے کریٹ چیزیں نہیں ہونے لگ جاتی. اب دوسروں کو پڑھیں گے, ہم کچی سبزی نہیں کھاتے کبھی نا, جب تک اس کو کاٹتے ہیں, پھر پوری ریسیپی بنتی ہے, پھر پکتی ہے, تب جا کے کھانا تیار ہوتا ہے. تو دوسروں کا کچا کچا علم جو ان کے لیے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو یاد کر لیں اور بولنا شروع کر دیں تو آپ ایک وہ یاد کرنے والی مشین تو ہو سکتے ہیں, علم کریٹ نہیں کر سکتے. جس بات کو سیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا باڈی آف نالج. اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کتاب زندہ رہتی ہے تو آپ کا نام بھی زندہ رہے گا, پر وہ کتاب اپنی اس نالج کی بنیاد پہ زندہ رہے گی کہ جو لوگوں کو ان کی زندگی سے ریلیٹ کرے گا, جو ان کو دنیا میں اور بعد کی دنیا میں کامیابی دلائے گا, جو لوگوں کو بہتر کرے گا,
जो लोगों को गुनाह की दलदल से निकालेगा, जो लोगों को अगर वो बेहिसी में है और बेनामी में है वहाँ से निकालेगा। कुछ अरसे के बाद उन्हें फील तो होना कि इस बंदे से जुड़ने के बाद, इस किताब से जुड़ने के बाद और इस सोच से जुड़ने के बाद मुझे बेहतरी हुई है। मुझे याद है वो जो किताब है दुनिया के 100 बेहतरीन आदमी, उसके ऑथर ने ये हाँ जी माइकल, क्या उनका नाम है, तो उन्होंने वो उसमें दलील लिखी कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद इसलिए किया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी अरबों लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेयार है कि ज़िंदगी में जो बंदा भी कुछ करना चाहे, अगर वो ये सोचे कि मेरे बाद सही ये कितने लोग होंगे जो मुझ जैसा बनना चाहें, या इस सोच को वो टॉर्च बीरर जैसे होता है ना, कि सोच को लेके आगे को चलना चाहे। बिल्कुल सर, यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज मोरस के साथ, और आज हमारे जो मेहमान हैं अख्तर अब्बास साहब, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम गुफ्तगू जारी थी और बड़ी ही ज़बरदस्त हम ये गुफ्तगू जो थी ब्रेक से पहले हम कर रहे थे और वहीं से हम सिलसिला दोबारा कनेक्ट करेंगे सर, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं, माशरे के ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जहाँ पर शायद हमारा उस्ताद, वालिदैन या बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में वो नहीं उन मौज़ूआत पर, उन अहम नुकात पर बात कर पाते। आप नए ज़ाविया के नाम से लिखते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। आपकी वीडियोस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए काम कर दी। मुझे ये बताइएगा कि एक तो रिस्पॉन्स कैसा होता है लोगों का इस तरह के जो मौज़ूआत होते हैं, और कितना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं जब लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में रहनुमाई कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, इट्स अ टूल, इसको जांचना आसान हो जाता है। मैं हमकदम का एडिटर रहा तो तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमकदम के पास वसाइल नहीं थे, तो मैं दोपहर को आके जो मैगजीन होते थे बोरी में भर के कंधे पे रख के तो इचरा पोस्ट ऑफिस ले जाता था। सबको देख नहीं रहा होता था, तो 5 रुपए बचते थे अदारे के, मेरे नहीं बचते थे, अदारे के बचते थे। अदारे से मैं मोहब्बत करता था, उसको मैं शानदार काम समझता था। तो ये जमीयत का मैगजीन था, उनका क्या कहना चाहिए, तर्जुमान था। उस सारे अरसे में मैं ये सोचता था, अब भी सोचता हूँ, कि मेरे लिए जन्नत के बागों में से जो बाग होगा गवाही वहाँ से मिलेगी कि आई वाज सो सिंसियर। सिंसेरिटी सबसे पहले आपका गवाही देगी। रब तो कहता आपके बदन, आपके आज़ा भी गवाही देंगे। तो उस उम्र में दिल में 2 चीज़ें कभी नहीं आई, नीयत ख़राब कभी नहीं हुई, और जो उस उम्र के लड़कों में बहुत इशू होता है कि उन्हें लड़कियां पसंद आती हैं, डेविएट होते हैं। मतलब मेरी क्लास के लोग कहते थे कि तुम्हारी क्लास में शायद यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी, इवन उस ज़माने में जर्मन स्फीर की बेटी पढ़ती होती थी। अच्छा, मैं जाता था, क्लास ली और क्लास के साथ निकल आता था, टीचर कहते थे तुम विजिटिंग स्टूडेंट हो, विजिटिंग प्रोफेसर जैसे होते हैं। अच्छा, जब आपका फोकस नहीं है, मुझे याद है मेरे पीछे जो लड़की जिसका रोल नंबर था, पहली दफ़ा वो एग्ज़ाम, चूँकि सेमेस्टर सिस्टम था तो उसने पीछे से हिलाना शुरू किया, कोई सवाल पूछा। अब मैंने कभी ज़िंदगी में किसी लड़की से बात ही नहीं की थी, मास्टर में पहुँच गए थे, तो मैंने उसको नहीं लिफ्ट कराई। अच्छा, मैंने कंसीव ही नहीं किया कि मुझे बुला रही है। बाद में जब वो हुई, पेपर ख़त्म हुआ तो शी केम, मेरे करीब आई, उसने आके मेरी आंखों में, अच्छा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में किसी लड़की को यूँ बात करते देखा। उसने कहा मैं तुम्हें बुला रही थी, तुमने फ़लाँ सवाल का मुझे जवाब नहीं बताया। तो मैंने कहा तुमने मुझे कब बुलाया? अच्छा, वो मेरे उसमें इतनी हैरत थी कि मेरी तो तुमसे ना सलाम दुआ है ना वाक़फ़ियत है, हॉट डेट तुम मुझे बुला कैसे सकती हो? लेकिन बता रही चाह रहा था कि जब आपकी नहीं होती, आप बिल्कुल सीधे होते हो, तो वो वक्त आपका ज़ाया नहीं होता। अब मेरे पास टाइम कम होता था, मैं उन लड़कों के पास जाता था जो बहुत शाइनिंग होते थे, 7 नंबर हॉस्टल में रहते थे, रात उनसे गपशप करते, पूरा सिलेबस उनसे मैं सुन लेता, सुबह जाके मैं छापा था। 2 मज़मूनों में टॉप किया, यानी आइडियाज़ एंड इशूज़। ज़ाहिर है आप उनमें क्लैरिटी हो और जल्दी कंसीव करें तो सारी फटीक से बच जाते हैं। अच्छा, इसी तौर पे जहाँ जहाँ आप आगे जाते जाते हैं तो चीज़ों का जो स्टैंडर्ड है, मेयार है, वो तय होता जाता है, और वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को
आसान भी करते जाते हो, उसको इम्प्रूव करते जाते। अच्छा, बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो भी मौज़ूआत मेरे ऐसे ही होते थे कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किए मुझे अच्छे लगे। सही। और मुझे याद उस ज़माने में कॉलेज इलेक्शन में जो यूनियन थी वो तलबा तंजीमें होती थी। सही। तो मार्शल्लाह आ गया, इन्होंने कहा उससे पहले गैर सियासी लोगों को आगे करना शुरू किया। हम लोग जब क्लास में जाते थे तो टीचर क्लास छोड़ देता था और उसमें आप बात करते थे ऐसे अमरीकी सदर बात करता है। इट वॉज अ पैटर्न कि पूरा पैनल जाता था, जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता था। बाज़ टीचर नहीं करते थे, जिद करते थे। अच्छा, जो तंजीमों वाले लोग होते हैं ये रिस्पेक्टफुल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट है उससे किस बात का डर। तो मैंने जब एक अफसाना लिखा उसमें एक ऐसा था कि लड़का वो बदतमीज़ी करता अपने टीचर के साथ और क्लास में टीचर को बाहर निकाल देता और रूड होकर तकरीर करता है। बाद में कुछ अर्से बाद वो वहीं उसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाता है और इलेक्शन का दिन आता है और उसके साथ वही होता है जो उसके साथ। अच्छा, उस लम्हे की जो फीलिंग है, मौजू कहाँ से आता है, यानी ये जो असल जिसमें हम बात कर रहे थे। ऐसे में फूल में आया तो बेड टाइम स्टोरी लिखता था हर महीने, और इन स्टोरीज ने मेरा ख्याल मुझे बहुत बड़ी फॉलोइंगशिप और फैनशिप दी, जो कि ये स्टोरी लोगों की ज़िंदगी से करीब होती थी, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता था। फिर मैंने अफसाने लिखने शुरू किए, माशाल्लाह 3 किताबें अफसानों की, फटा हुआ दूध, सुलगन, खामोशी पीछे शोर। तो वो जो पढ़ता है उसको अच्छा लगता है। अब पिछले मैं कोई 2 दिहाइयों से काउंसलिंग करता हूँ। लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल लेके आते हैं, रोते हुए आते हैं, और ज़ाहिर है आप उसको सॉर्ट आउट करते हो, दुख कम करने की कोशिश करते हो। जो इल्म है या जो मुशाहिदा है ये लिमिटेड होता है, जिस पे बीता हुआ हो उसका टेस्ट फ़र्क होता है, उसके आंसुओं की जो नमकीनी है वो फ़र्क होती है, उसका दिल का दुख या दिल का जहर फ़र्क होता है, उसके लफ्ज़ों की शिद्दत फ़र्क होती है, इसलिए कि उसने तो वो गम जो है वो झीला है अपने ऊपर, उसने तो देखा हुआ है। इनफैक्ट ये जितने लोग मेरे पास आते हैं ये सारे पेड लोग होते हैं, यानी मैं फ़ीस लेता हूँ और फ़ीस भी मैं आम लोगों से या डॉक्टर से तकरीबन दुगनी फ़ीस लेता हूँ, इसलिए कि वक्त के साथ साथ मुझे इस बात को समझना चाहिए था कि असल कीमत आपके वक्त की है, असल कीमत आपके सोल्यूशन प्रोवाइडर होने की है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें हमारी ख़ानदान को नहीं पूछता, हमारे उस मसले को एड्रेस करता है, उसको हल करता है। अच्छा, जब हल नहीं करता तो हम डॉक्टर बदल लेते हैं, ऑप्शन होता है। इसी तौर पे जब ज़िंदगी की काउंसलिंग के लिए, ज़िंदगी की डॉक्टरी के लिए आप किसी के पास जाते हैं तो आप किसी पूरे शहर में किसी बंदे को उसके लिए पसंद नहीं करते। जिस बात पे आपका दिल ठुकेगा, जिस बात पे आपको यकीन होगा कि यस ही इज़ द राइट पर्सन, तो आप उसके पास जाओगे। तो चूँकि हम फिर 2-3 दिन पहले ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लाइक अभी मैं कराची आया हूँ तो ये हफ्ता पहले सारी अपॉइंटमेंट, सारा पूरा स्केजल हो जाता है, और उसमें फिर जिन लोगों को ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक वो आते जाते हैं, वहीं से मौज़ूआत हम देखते हैं। कुछ लोग बतौर ख़ास कहते हैं कि इस बात को ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, ज़िक्र कीजिएगा, हम उनका नाम बदल देते हैं। जो मेरे प्राइवेट पेशेंट्स होते हैं उनका हम जिक्र भी कभी नहीं करते, उनका इशू का इजहार भी नहीं करते, लेकिन जो किसी बेटी के साथ, किसी बेटे के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बहू के साथ, किसी मुलाजिम के साथ, किसी बॉस के साथ जो हुआ होता है, ये स्टोरी सबकी नहीं हो सकती। ये कहानी उनके घर वालों को भी इल्म नहीं होती। जब कोई लड़की गलती करती है, गुनाह करती है, तो उसकी तो माँ को भी पता नहीं होता, उसकी तो बहन को भी इल्म नहीं होता, लेकिन जब उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स देखती है, उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो फिर डिस्टर्ब होती है। फिर उसको जो दुख झेलना पड़ता है, उस वक्त उसको एक मेंटोर चाहिए होता है जो डंडा लेके उसका सर ना फाड़े। उन बच्चों को और उन बच्चियों को, या ज़िंदगी में बड़े भी हों, जब हम गलती करते हैं तो हमको समझाने आने वाला हमको डंडे से ना मारे। मैं इसको बड़ी आसान अगर आपको बताऊं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक दफ़ा वो मस्जिद में बैठे हुए थे तो एक आदमी आया, तो आके उनके पास आना चाहिए था। ही वॉज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वहाँ नहीं गया। वो मस्जिद नबवी में एक नुक्कर पे गया, जाके उसने अपनी तहमद को उठाया और यूरिन करना शुरू कर दिया। तो जो उनके साथ बैठे थे वो सभी गुस्से में आए, उठने लगे, तो आपने उनको मना किया कि ना, उसको पहले इस हाजत से फ़ारुग हो लेने दो। दैट्स इतना ये ह्यूमन रवैया है। जब वो फ़ारुग हुआ तो आपने उसको वापस बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा ये जगह नमाज पढ़ने की और कुरान पढ़ने की है। तो इस तरह का काम हम यहाँ नहीं करते। हाउ हम्बल ही वाज, यानी सिखा, उस बंदे ने जुर्म किया, गलती की, मस्जिद को नापाक किया।
اب سب بیٹھے ہوئے غصے میں اس کو تو اس کا سر پھاڑ دیتے. تو آپ نے جو 3 جملے کہے وہ اٹھ کے چلا گیا. ظاہر شرمندہ ہوا ہوگا. شام کو جب مغرب کی نماز کا ہوا وقت تو وہ نماز پڑھنے آیا. تو ہماری نماز میں ہم جب رکوع جاتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو پیچھے والے کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو اس نے کہا اے اللہ صرف مجھ پہ رحم کرنا اور محمد پہ رحم کرنا ہے, ان میں سے کسی پہ رحم نہ ہے. اچھا کیوں کہا؟ چونکہ اس نے اس کے ساتھ جو اس کی انٹریکشن ہوئی اٹ واز سو لویبل ہمبل. انہوں نے اس کو بے عزت نہیں کیا, اس کو رسوا نہیں کیا, اس کو شرمسار نہیں کیا, انفارم کیا, ایجوکیٹ کیا. تو دیٹس وٹ جو ایک ٹرینر کو یا ایک کاؤنسلر کو کرنا چاہیے. بالکل سر. میرا یہاں سوری معذرت ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ آپ وہ ڈانٹنے والے یا وہ نہیں, تو جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل نوجوان جب کوئی غلطی کرتے ہیں یا ان سے وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو ایک ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کس کے پاس جائیں, کیونکہ والدین بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹیچرز بھی نہیں ہیں, ایسے سوسائٹی میں ایسے لوگ کم ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان ٹولز کو سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو وہاں کتنا مشکل ہوتا ہے ان بچوں کے لیے سوسائٹی میں جو واپس آنا چاہتے ہیں اپنی اس راہ سے, اپنی اس جو جس رستے پر چل رہے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے, لیکن وہاں آپ جیسے مینٹور, وہاں آپ جیسے جو ہے وہ ٹرینر, کنسلٹنٹ بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور آپ بھی اس چیز کا ہے کہ سیکھنے کے لیے لوگ پے کرنے کے لیے تیار نہیں, اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. تو وہاں کتنا مشکل ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے, ٹرینرز کے لیے کہ بچوں کی ہیلپ. بالکل مشکل نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کو درد ہو اس کو دعا چاہیے, صحیح, جس کو زخم ہو اس کو مرہم چاہیے, جس نے غلطی کی ہو اس کو واپسی کا رستہ چاہیے. جو واپسی نہیں آنا چاہتا وہ گستاخ ہوتا ہے, جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے اس کی واپسی کبھی نہیں ہوتی, اسے توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ماننا ہے. جو پہلی غلطی ہے اس کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ تڑپتی ہے. اور چونکہ ہم عام طور پہ اچھے گھروں سے ہوتے ہیں, ڈیسنٹ گھروں سے, غریب گھر ہو, متوسط ہو یا امیر ہو, انفیکٹ گھر کے اندر گناہ کی رغبت نہیں ہوتی. گھر کے اندر ایک اچھی ویلیوز کے ساتھ زندگی کے لیے چلنا ہوتا ہے. تو جب یہ بچے اور بچیاں اصل میں جس بات کو بڑے نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ موجودہ پچھلے چند برسوں میں سوسائٹی کا پورا فیبرک بدل گیا. لڑکیاں ہر لڑکے کی ایکسیس میں چلی گئی. جو پہلے ہم مذاق سمجھتے تھے, اب ایک لڑکے نے ایک وقت میں 4-4 5-5 گرل فرینڈز اس کی ہیں. اب یہ غلط ہے پر اٹس ایگزسٹنگ, یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسرا, آلموسٹ ہر دوسرا لڑکا چیٹ کر رہا ہے جسمانی طور پہ. اس کے جسم کو استعمال کرتا ہے, اس کی روح کو برباد کر کے پھر اس کو وامٹ کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اب بچی تو ہے عشق کرتی ہے, محبت کرتی ہے تو فنا ہو جاتی ہے, اور اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی لمٹ ہے. جب تم سوسائٹی تمہیں اس کے حوالے کر دے گی عزت کے ساتھ تو پھر تم اس کی بنو گی. اس سے پہلے تمہارا اس سے تعلق کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سے پہلے تم بچے کو جنم دو گی تو حرام ہوگا, اس سے پہلے تم اس کے ساتھ پکڑی جاؤ گی تو جرم ہوگا, سزا ہوگی. اس کے بعد اس کے ساتھ تم کوئی بھی تعلق بناؤ گے تو چھپانا پڑے گا. جو چیز چھپانی پڑے وہ گناہ ہوتا ہے. یہ سمپل ہے. یہ دنیا کے کسی مذہب میں, کسی سوسائٹی میں نارمز ہیں برابر ہوتی ہیں. نیکی, بدی, اللہ, گناہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں انسانوں کو اب نارمل کرتی ہیں, وہ شراب ہو, وہ نشہ ہو, وہ جسم کا نشہ ہو, سب ہر جگہ منع ہوئے. انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ اور اللہ سے جوڑنا یہ سارے مذاہب میں ہے. آپ کی روح کی اپلفٹنگ ہوتی. تو اس وقت جو بات سمجھنے والی ہے کہ بچیوں نے تماشا یہ بنا لیا کہ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتی ہیں. چونکہ نیٹ پہ انہوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں لحاظ ختم ہو گیا, اس میں شرم حیا ختم ہو گئی. یعنی آپ اندازہ کریں ہر دوسرے کیس میں لڑکے نے لڑکی کو فرمائش کی کپڑے اتارو اور مجھے اپنی لائف بھیجو. اب اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچپن سے جس چیز کو تم چھپاتے آئے ہو وہ اریاں کرنی یا ننگا کر کے کسی ایک بدبخت کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے. وہ تمہاری عزت ہے, وہ تمہاری عصمت ہے. اب جب ایک دفعہ تصویر اس نے بھیجی اپر کی, اب وہ لور کی بھی مانگے گا.
एक दफ़ा मांगी, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो 9 अब उसके पास स्टॉक है। तो वो तो ये ताल्लुक कई लोगों के साथ कर रहा है। उसके पास आंखों की, देखिए गुनाह जो है ये एक अजीब तरह की लज्जत होती है, पर ये तो अजीब गुनाहें बेलज्जत है। आप ये कर रहे हो तो अमलन तो उसमें कुछ नहीं है। जब रिश्ता टूटता है तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल, सही। अब अगला रिश्ता नहीं हो सकता, उसका जो डर और खौफ है वो जिंदा मार देता है। ये तो बहुत सारे जिंदा दरगोर करने वाले, और बाज़ बदबख्त हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको मेल कर देते हैं। यानी ये एक और मुसीबत है, पहले गलत किया, गुनाह किया, अब आप उसको बर्बाद करने पीछे चल पड़े। तो ऐसी बच्चियों का मसला उनकी माँ हल नहीं कर सकती, उनका बाप भी नहीं कर सकता। सो जब वो मेरे पास आते तो उन्हें मैं 2 तरह से गाइड करता हूँ। एक तो फिज़िकली जो अब्यूज़ हो चुकी होती हैं, अल्लाह ने मुझे फ़हम दी, मैंने डॉक्टरों से मिला, चीज़ों को पढ़ा, तो उसका पूरी रेमेडी ढूंढी है ताकि वो वापस नॉर्मल जैसे कंवारी लड़की होती है उनको वैसे हो जाएं। पर शर्त है कि गुनाह से तौबा कर लें कि अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। दूसरा ये कैसे ब्लैकमेलर से बचने की पूरी स्ट्रेटजी वो उनको समझाता हूँ, और उसके नतीजे में वो बच्चियाँ खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि हर गलती करने वाली लड़की दोबारा गलती आसानी से कर लेती है, चूँकि वो आदी हो चुकी होती है। वो ब्लैकमेलर उससे करवा सकता है, उसके दोस्त करवा सकते हैं, उसका अजीज़ कज़न करवा लेगा, जिस चीज़ को पता चलेगा कि ये यूज्ड है। मतलब ऐसे केसेस भी हुए कि कोई बदबख्त होटल में छोड़ के चला गया, तो होटल के मैनेजर्स ने उसके साथ, होटल के स्टाफ ने उसके साथ किया कि नो ये तो यूज्ड है और इसका जो हो चुका है तो क्या कर लेगी। लेकिन उसकी रूह और उसका जिस्म उसके बाद वो जिंदा रहने के काबिल नहीं होती। ये कोई इतना आसान नहीं है, ये चंद मोमेंट्स का काम नहीं है। इंसानों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके दर्द को, उनके दुख को फील। अब इस बारे में बात करेंगे तो बात को चुभेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि हज़ारों लाखों बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो इसके बाद संभल सकती हैं। वो स्ट्रेटजी को या लोगों की जो टेक्निक है आपको चीट करने और आपको घेरने, वो मकड़ी के जाल में फंसाते हैं। जो कहा उसमें अगर कोई चीज़ आपके कान में पड़ी, वहाँ से रूह में चली गई तो बिस्मिल्लाह। और वैसे हर रूह एब्जॉर्बिंग होती है, वो अपनी मतलब की चीज़ कहीं, जैसे हम पास से गुजरे तो खुशबू हमको आ जाती है और बदबू भी हमको आ जाती है। तो किसी खुशबू को ऐलान नहीं करना पड़ता कि खातिन हज़रात मैं आ गई हूँ और मैं चंबेली हूँ और मैं गुलाब हूँ। तो जिसको ज़िंदगी में जो बेहतर करना है, इनफैक्ट हमको अंदर से ओपन होना चाहिए। तो चीज़ें आसपास से, ज़िंदगी से, रब बहुत मेहरबान है। उसकी मेहरबानी का ये सबसे बड़ा सिंबल है कि हमारे सुबह से शाम तक उम्मीद ज़िंदा रहती है। हम ऐसे लोग मिलते रहते हैं, ऐसे थॉट्स मिलते रहते हैं, ऐसी किताबें मिलती रहती हैं जो आपकी ज़िंदगी को रिस्क देती हैं, आपकी सोच को रिस्क देती हैं, और हम ज़िंदा रहते हैं। ये चीज़ें अच्छाई खैर हम तक ना पहुँचे, हम भूख से मर जाएं, तो रब ने हमको ज़िंदगी दी, सोच हमको अच्छी दी, इस पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। और जो आगे फैलाएगा उस बात को, बेहतरी को, वो ज़िंदा रहेगा। जो अपने पास लेके रख लेगा वो फिर हकीमों की तरह मारा जाएगा। हिकमत बहुत शानदार इल्म है, अब भी है, उम्दा, लेकिन वो चूँकि सिस्टम के तहत आगे नहीं बढ़ता, फैलाया नहीं जाता। तो इस मीडिया के थ्रू और चैनल्स और ये जितनी चीज़ें हैं, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तो किसी दिल पे कोई दस्तक हो जाती है। दिल बंद नहीं होते, दिल खुले होते हैं। किसी को आप पसंद आ जाएंगे, किसी को यूसुफ साहब पसंद आ जाएंगे, किसी को मैं पसंद आ जाऊँगा, तो बिस्मिल्लाह। पसंद भी एक रिस्क की तरह है, जो रिस्क जिसके हक़ का है वो चला जाएगा उसको, और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं ये बहुत विशफुल, आप सब लोग सलामत रहो, आपकी नस्लें भी सलामत रहें, और जहाँ आप हों लोग आपको रोशनी के तौर पे जानें, लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी वजह से उनके दिलों को दुख ना पहुँचे, उनकी रूहों को दुख ना पहुँचे। और कभी आपको लोगों से वास्ता पड़े तो आप उनकी ज़िंदगियों में कांटे ना भरें, उनकी ज़िंदगियों को खैर दें, उनकी ज़िंदगियों को ऐसी रोशनी दें कि आपकी गैर मौजूदगी में बिलाखिर एंड ऑफ द डे एवरीबडी हैज़ टू गो, तो जाने के बाद पीछे आपकी लेगेसी तो कोई आपकी अच्छी याद हो। मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे गेस्ट की ज़िंदगी से, उनकी बातों से ये जाना, ये सीखा कि इंसान का अपनी ज़िंदगी को समझना, उस मकसद को समझना, और उस मकसद के बाद दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना, ये एक ऐसा काम है जिससे उसके इस ज़िंदगी में ना सिर्फ बल्कि उसकी ज़िंदगी के जाने के बाद उसकी लेगेसी कायम रहती है। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।